सयाटिका वर्सेस रेगुलर बैक पेन, सादा कमर पे दर्द या फिर सियाटिका या स्लिप डिस्क का दर्द। कैसे पता लगाएं कि क्या अंतर है? डॉक्टर मुझे सियाटिका हुआ है या मुझे सिंपल कमर में दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब ये कोई मसल का दर्द है, कोई स्प्रेन है, चोट का दर्द है, या मैं सियाटिका से ग्रस्त हूँ, या मुझे स्लिप डिस्क हो गया है? कहीं मुझे लंबर कैनाल स्टेनोसिस तो नहीं हो गया? डॉक्टर साहब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और बहुत सारी रिसर्च कर रही हूँ। काफी कुछ मैंने नेट से पढ़ा और उसे पढ़ के मैं और कंफ्यूज हो गई हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे पास आती रहती हैं और इसलिए इसी इंफॉर्मेटिव सीरीज में एक और वीडियो आप सब लोगों को समर्पित, जिसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि उसको सियाटिका है या फिर उसको सिंपल बैक पेन है। देखो, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि फाइनल डायग्नोसिस आपका डॉक्टर बनाएगा। आपका स्पाइन सर्जन, स्पाइन स्पेशलिस्ट, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आपका जो भी डॉक्टर आपको देख रहा है, न्यूरोसर्जन, वो डिटेल में आपको इवैल्यूएट करेगा, फिजिकली चेक करेगा, तब बताएगा। लेकिन क्या कुछ रूल ऑफ द थंब हो सकते हैं जिन पे हम लोग रिसर्च करें, जिन पे हम लोग बात करें और जिनसे हम मोटा मोटा समझ पाएं कि क्या ये सियाटिका है या ये स्लिप डिस्क है या ये बैक पेन है? तो कुछ बातों पे, कुछ इसको जो टॉपिक है उसको अपन लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स में। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं लोकेशन। जो दर्द है वो कहाँ हो रहा है? देखिए, अगर आपका पेन आपके सिर्फ कमर में है, जो कि लंबर स्पाइन जिसको कहते हैं, जैसे कि L1, L2, L3, L4, L5 या S1 एरिया में, ज्यादातर केसेस में ये दर्द L4, L5 और L5, S1 एरियाज में होता है। तो यदि आपको लोअर लंबर स्पाइन में पेन हो रहा है, जो कि सिर्फ अपनी जगह स्टेबल रहता है, कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करता, जगह, लोकेशन, वो पेन के चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि वो सियाटिका नहीं होगा। वो पेन बेसिकली मैकेनिकल बैक पेन की श्रेणी में या इंस्टेबिलिटी या फेसेट जॉइंट के बैक पेन की श्रेणी में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई स्प्रेन या कोई चोट या मसल इंजरी हो, उसकी वजह से वो दर्द हो रहा हो। इसी के जस्ट अपोजिट या कॉन्ट्ररी, अगर आपको जो दर्द है वो, जैसे मैंने बताया कि ये अपनी ही जगह जगह पर स्थित रहेगा, इसी के विपरीत दूसरा जो दर्द है वो बेसिकली मूव करेगा। वो आपको ऐसा क्लियर कट फीलिंग देगा कि आपके कमर से चालू हुआ, वहां से चलकर धीरे धीरे आपके हिप में आया, कभी एक हिप या कभी दोनों हिप में, हिप से धीरे धीरे बैक ऑफ द थाई में गया और फिर उसके बाद आपकी पिंडली में भी जा रहा है, और कभी कभी पिंडली से आगे जाके आपकी हील और आपके फुट में भी वो दर्द जा रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएशन या फिर दर्द का अपनी जगह से मूव करना। तो यदि कोई ऐसा दर्द है जो कमर से चालू होके हिप में या थाई में, जांग में या पिंडली में या काफ में जाता है, तो वो दर्द सियाटिका की श्रेणी में हो सकता है। अब इसको सियाटिका कहते क्यों हैं? लंबर प्लेक्सस से मिलके एक बहुत बड़ी नर्व बनती है, मोटी नर्व। इस नर्व को हम कहते हैं सायाटिक नर्व। अब लंबर प्लेक्सस का मतलब हुआ बहुत सारी नर्व रूट्स जो लंबर स्पाइन में से बाहर निकल रही हैं। ये अलग अलग तरह से जाके जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद सियाटिक नर्व बनाती हैं, जो कि हमारे हिप में पास होती है। अब ये रूट्स अगर कहीं दब जाएं तो जो सियाटिक नर्व है उसके एरिया में पेशेंट को दर्द या सुन्नाहट आती है। और जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सियाटिक डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में कहीं भी दर्द आना सियाटिका की श्रेणी में आ सकता है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पेन रेडिएट हो सकता है आपको पेन सिर्फ पिंडली में ही हो सकता है पेन आपको सिर्फ हिप में ही हो सकता है आपके एंकल में ही हो। तो इस तरह से जो लोकेशन की बात है उससे ये डिसाइड होता है कि पेशेंट को जो दर्द है वो कहाँ है, और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो दिक्कत है वो सियाटिका है या बैक पेन है। अब दूसरी बात जो हम लोग पेशेंट से पूछते हैं खुद जब हम इसको डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सियाटिका है या बैक पेन में, कि पेन किस तरीके का है। तरीके का मतलब टाइप ऑफ पेन,
क्या जो आपका दर्द है वो आपको ऐसा लगता है कि एक ही पोजीशन पे हो रहा है और वो बैठने से बढ़ता है, या आपका पेन ऐसा है जो खड़े रहने से पैर में चला जाता है? क्या आपके पेन में आपको दर्द होता है या आपको भारीपन लगता है? अगर कोई भी दर्द जैसी चीज है और वो अपनी जगह पे रहती है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर दर्द है और पोजिशनल दर्द है, पेनफुल है, तो ज्यादातर केसेस में ये लो बैक पेन की श्रेणी में हो सकता है। बट यदि वो दर्द के साथ साथ सुन्नाहट, झन्नाहट, चींटी काटना, पिन प्रिकिंग फीलिंग या फिर भारीपन है, ऐसा लगता है कि मैं जब खड़ा रहता हूं तो मेरे दोनों पैर या एक पैर भारी हो जाता है, मुझे लगता है मैं गिर सकता हूं, तो वो सयाटिका की श्रेणी हो सकती है। पिंडली में बहुत एक्सट्रीम पेन भी सयाटिका की श्रेणी में आ सकता है। हिप में बहुत एक्सट्रीम पेन भी सयाटिका की श्रेणी में आ सकता है। बट कभी कभी ये जो पेन होता है ये नमनेस, सुन्नाहट, झन्नाहट लेके आता है। तो ये एक कैटेगोरिकली चीज होती है जिसमें पेशेंट बोलता है कि मेरे को सर ऐसा लगता है कि मेरी छोटी उंगलियां पैर की सुन्न पड़ रही हैं, या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो अंगूठा है पैर का वो सुन्न पड़ रहा है। बहुत रेयर केसेस में, जिसको हम सैडल एनेस्थीसिया कहते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि जो मेरे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो नम हो रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे प्राइवेट एरियाज हैं उसमें सुन्नाहट हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसके बाद इसके होते हैं कारण। सयाटिका के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सयाटिका के कारण का हम पता लगाते हैं जनरली स्कैन्स देख के। सबसे इंपॉर्टेंट सयाटिका का कारण है स्लिप डिस्क। यदि आपकी डिस्क अपनी जगह से सरक कर पीछे की तरफ आई है तो वो नस को दबाएगी, और यदि वो नस को दबाएगी तो पेशेंट को सयाटिका होगा। दूसरी बात, लंबर कैनाल स्टेनोसिस। अब लंबर कैनाल स्टेनोसिस, किसी किसी की कैनाल शुरू से ही छोटी होती है और माइल्ड स्लिप डिस्क उसको इरिटेट कर सकती है, इसे कहते हैं प्राइमरी कैनाल स्टेनोसिस। और दूसरी होती है सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें धीरे धीरे टाइम के साथ साथ लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, स्लिप डिस्क थोड़ी बढ़ जाती है, कैनाल फेसेट जॉइंट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ऐसी चीजें मिलकर सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस करती हैं। तो दूसरी चीज हो गई कैनाल स्टेनोसिस। तीसरी चीज होती है फेसेट जॉइंट ओवरग्रोथ या फेसेट जॉइंट स्पर्स। जो हमारे साइड में जो फेसेट का जॉइंट है, अगर यदि उसमें ओवरग्रोथ हो जाए तो उसी के बगल से नर्व बाहर निकल रही होती है। वो जो ओवरग्रोथ होती है, वो ओवरग्रोथ नर्व की बाहर निकलने वाली नर्व, जिसको हम कहते हैं एग्जिटिंग नर्व, उस पे कंप्रेशन कर सकती है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली अगर आपको स्लिप डिस्क है, तो अगर आपको L4, L5 का स्लिप डिस्क है तो ज्यादातर L5 नर्व रूट का दर्द आपको आएगा। अगर आपको L5, S1 का स्लिप डिस्क है तो आपको S1 नर्व रूट का दर्द आएगा। बट अगर आपको बोन्स पर है तो आपको, अगर L4, L5 का बोन्स पर है तो मोस्टली आपको L4 का दर्द आएगा। अगर आपको L5, S1 में फेसेट जॉइंट्स पर है तो आपको L5 का दर्द आएगा। तो ये जनरल रिकमेंडेशन है, हालांकि इसके अपवाद भी हैं जैसे फोरामिनल डिस्क और कई सारी चीज़ें, लिस्थेसिस। बट मोटा मोटा में एक जनरल पब्लिक के लिए ये वीडियो है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें या टेक्निकल बातें डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो सिंपल स्लिप डिस्क, बेसिक स्लिप डिस्क अगर है तो आपको L4, L5 में L5 का पेन दे सकती है ज़्यादातर केसेस में, विद फ्यू एक्सेप्शंस। और अगर फोरामिनल डिस्क या फिर फेसेट जॉइंट की आर्थराइटिस या फिर ओवरग्रोथ है तो वो आपको एग्जिटिंग नर्व का पेन देगी, जो कि L4 नर्व होगी। तो L4, L5 के केस में L4 नर्व रूट एग्जिटिंग है और L5, S1 के केस में L5 नर्व रूट एग्जिटिंग है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। अब जो फेसेट जॉइंट्स पर है या कोई इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, तो इसके अलावा मैं सोचता हूँ एक कारण होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा के केस में क्या होता है कि पेशेंट को अगर कोई चोट लग गई और चोट लगने की वजह से कोई स्लिप डिस्क हो गई या कोई लिस्थेसिस हो गई, ऐसे केस में भी पेशेंट को दर्द पैर में आ सकता है। और एट द सेम टाइम अगर कोई PLL इंजरी है या फिर अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो पेशेंट को लोकलाइज्ड पेन हो सकता है। तो अगर कैनाल कॉम्प्रोमाइज हुआ या नर्व रूट पे कोई इरिटेशन हुआ तो आपको होगा सयाटिका।
बट अगर उसके आसपास की चीजें इंजर हो रही हैं और उससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आपको होगा बैक पेन। एक और बात, बैक पेन कई केसेस में बैठने से बढ़ता है और सियाटिका कई केसेस में चलने से बढ़ता है। हालांकि इसके अपवाद और एक्सेप्शंस हैं, बट मैं मोटा मोटा बताऊं, अगर आप चल नहीं पाते या आप बहुत देर एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रह पाते तो वो सियाटिका सिम्टम में है या कंप्रेशन, नस के दबाव का सिम्टम है। बट यदि आप बैठ नहीं पाते, आप आके झुक के वजन नहीं उठा पाते, अगर आपको करवट लेने में दर्द होता है, अगर आपको ऐसे ट्रैवल में दर्द होता है जिसमें झटके लगते हैं, तो ये जो दिक्कत है ये मोस्टली हाई चांसेस है कि स्पाइनल इंस्टेबिलिटी या मैकेनिकल प्रॉब्लम है स्पाइन की। तो बहुत ज़रूरी है कि सही डॉक्टर से मिलके, एक अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट, स्पाइन सर्जन, न्यूरोसर्जन, ऑस्टियोपैथ, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर से मिलके डिटेल में एवैल्यूएशन हो और पता लगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और फिर ट्रीटमेंट किया जाए। मेरे पास बहुत पेशेंट्स इसलिए ही परेशान होकर आते हैं कि वो उनको पता ही नहीं होता हुआ क्या है और उनको कभी कभी लग रहा होता है कि उनकी सर्जरी की ज़रूरत है, और मैं जब उनको देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि सर्जरी की ज़रूरत तो है ही नहीं, इसमें तो बस एक सुई लगानी है या इसमें तो सिर्फ दवाई देनी है या इसमें एक एंडोस्कोपी करके ठीक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी डायग्नोसिस या फिर उसकी जानकारी को सत्यापित करना या उसकी डायग्नोसिस बनाना, जिससे कि ये क्लियर हो कि हमें पिन पॉइंट पता है कि क्या है। वेस्ट में या फिर इंटरनेशनली इसको कहते हैं पेन जेनरेटर आइडेंटिफिकेशन, या उस जगह का पता लगाना जो कि दर्द का मूल कारण है या दर्द की जड़ है। अगर हमें दर्द की जड़ नहीं मिलेगी तो हम बस दर्द की दवाइयाँ खाते रहेंगे और हम ठीक ही नहीं होंगे। जड़ को जानना ज़रूरी है और जड़ को जानने का सबसे अच्छे तरीकों में से 3-4 बातें आती हैं। एक स्पाइन सर्जन का डिटेल में आपको चेक करना, छू के एग्जामिन करके। दूसरा, एक स्पाइन सर्जन, एक स्पाइन डॉक्टर का आपको डिटेल में हिस्ट्री लेना कि किस तरह से बैक पेन आता है। आप झुकते हैं तब दिक्कत होती है, जब आप बिना सपोर्ट के बैठते हैं तब दिक्कत होती है। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग, उसके बाद डिटेल्ड एग्जामिनेशन के अंडर आपकी इन्वेस्टिगेशंस कराना, जैसे कि MRI, CTs, एक्सरे, रेयर केसेस में माइलोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे टेस्ट, कभी कभी NCVs। इन सब को मिलके आपकी डायग्नोसिस बनती है और कभी कभी ये सारी चीज़ें भी पूरी नहीं पड़ती और हमको डायग्नोस्टिक नर्व रूट इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जिसमें अगर हमें लग रहा है कि ये नर्व इरिटेट हो रही है बट MRI में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, तो हम उस नर्व पे दवाई डालते हैं और दवाई डाल के ये कंफर्म करते हैं कि यही नर्व दर्द दे रही है। अगर दवाई डालने से आपको आराम आया, जो कि टेम्परेरी है, तो एंडोस्कोपी करके या माइक्रोस्कोपी करके या उस नर्व को क्लीन करके किसी भी मैकेनिज्म से आपको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट गुड रिजल्ट कैन कम just by ensuring that what is the pain generator। तो आपको जो काम करना है अपने डॉक्टर के साथ मिलके, वो ये करना है कि पेन जनरेटर आइडेंटिफिकेशन हो। और मैं जानता हूँ कि आपके डॉक्टर आपके लिए बहुत सीरियस हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए कि सर मेरा पेन जनरेटर क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है। हालांकि कभी कभी पेन जनरेटर आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट होता है, बट मोस्टली 9 out of 10 केसेस में डिटेल एग्जामिनेशन से पता लगाया जा सकता है। और अगर ये पता लग जाएगा तो इलाज भी हो जाएगा और आप ठीक भी हो जाओगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ जानकारी दे पाया हूँगा और कुछ एनलाइटनिंग या कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली होगी। अगर मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं तो मेरे को हौसला अफजाई होगी, और अगर ये वीडियो उससे भी शेयर करें जो आपका फ्रेंड या आपका दोस्त जिसको ये दर्द होता है। थैंक यू वेरी मच।